हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिनी। सो आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं। हमने इसकी एक क्लासेस और भी करी हैं। भारत में राष्ट्रवाद को हमने समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा असहयोग आंदोलन क्यों, असहयोग ही क्यों। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने पिछला क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, कब होता है 1914 से 1918 के बीच में। उस टाइम पे बहुत सारी कंडीशन बदल गई थी इंडिया में, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे एक प्रॉब्लम थी कि एक उनको महंगाई फेस करनी पड़ रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा आ गई थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे इंडिया में एक महामारी आ गई थी, पूरे विश्व में एक महामारी चल रही थी, इंडिया में भी वो आई थी। उस महामारी का नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद हो। तो एक महामारी आ गई थी जिससे बहुत लोगों की जान गई थी, बहुत लोग की डेथ हो गई थी, मिलियंस ऑफ पीपल की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी इसमें। तो जिसकी वजह से पूरा उथल पुथल देश में मच गया था। तो लोगों में बहुत लोग उदास हो गए थे। लोगों को अब ये उम्मीद थी कि अब जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो इनकी सारी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे बोला था, अंग्रेजों ने, कि बस ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है, फिर हम आपकी सारी मांगों को पूरा कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। हमने लास्ट क्लास में देखा कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था और हमने देखा था मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई तो लोग अब पूरी तरह से निराश हो गए। उनको अब ये लग गया कि जो अंग्रेज है वो बस अपने फायदे की चीज़ करते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और उसी के लिए गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? सितंबर 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का। वहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू करने का क्या रखते हैं वो? प्रस्ताव रखते हैं। देखिए अभी प्रस्ताव रखा जा रहा है कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे मदन मोहन मालवीय जी थे, एनी बेसेंट थी, बिपिन चंद्र जी थे। बहुत लोगों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था, ठीक है। तो कैसे ये जो असहयोग आंदोलन था, गांधी जी ने क्यों ऐसी बात की असहयोग आंदोलन को रखने की? तो इसका जिक्र मिलता है 1909 में। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। बुक का नाम याद रखिएगा, हिंद स्वराज। 1909 में गांधी जी ने लिखा था। उसमें उन्होंने बोला था कि जो ब्रिटिश शासन इंडिया में, भारत में हो पाया है, स्थापित हुआ है, वो इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि हम भारतीय लोगों ने उनको सहयोग दिया था, ठीक है। हमारे सहयोग की वजह से वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने अपना शासन क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। अगर हम इसी सहयोग को ही वापस ले लें, उनको जो भी हम सहयोग करें, जैसे वो हमारे यहाँ व्यापार करना है तो हमने उनके सामान को खरीदा, ठीक है, खरीदा, तो उसकी वजह से उनका व्यापार बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पे कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से अगर हम उस सहयोग को वापस ले लें, हम उनका व्यापार करना बंद कर दें, और भी चीज़ें थी, तो इससे क्या होगा? ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। मतलब स्वराज मिल जाएगा हमको, हमारी आज़ादी मिल जाएगी। तो ये बात कब कही थी? गांधी जी ने 1909 में अपनी बुक में लिखी थी इस चीज़ को, हिंद स्वराज बुक में, ठीक है। तो उसी तरह से इसी को फॉलो करते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात की। एंड असहयोग का विचार क्या था? गांधी जी ने बोला कि हम देखिए अब असहयोग आंदोलन में था क्या, पूरा कंसेप्ट समझेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी थी असहयोग में। तो उनका सुझाव था कि हम आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मतलब पहले हम कुछ चीज़ें करेंगे, देन उसके कुछ दिन बाद हम कुछ चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे? उसको अनफोल्ड करेंगे, चरणबद्ध तरीके से मूवमेंट को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या करना था? पहले स्टेप में करना था कि लोगों को जो भी सरकार ने पदवियाँ दी हैं, टाइटल दिए हुए हैं, टाइटल देते थे ना, सो टाइटल हुए तो उसको हमको क्या करना है? उनको लौटा देना कि भैया हमको टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। सो पहले स्टेप में ये कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में हमको बहिष्कार करना है। देखिए बहिष्कार का मतलब बॉयकॉट करना है, कि मतलब जो भी विदेशी सामान आ रहे हैं उसको हमें नहीं खरीदना है। जो भी विदेश से सामान आ रहे हैं या फिर जो भी विदेशी स्कूल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने, ब्रिटिश ने, अंग्रेज जो थे उन्होंने यहाँ पे अपनी स्कूल खोल के रखी थी जहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता था। उन्होंने अपना पुलिस सिस्टम उनका था, उनका कोर्ट था। तो सब कुछ जो भी गवर्नमेंट के अंदर था, जो भी अंग्रेज़ों के अंदर की चीज़ें थी, जो जिसको वो कंट्रोल कर रहे थे, तो उसको बोला गया कि उसको क्या करो आप लोग? उसका बहिष्कार करो, ठीक है। मतलब आप स्कूल में पढ़ने मत जाओ, आप अदालत में जो भी वकील हैं वो अदालत में मत जाइए, स्कूल मत जाइए, विदेशी वस्तुएं मत खरीदिए। तो बेसिकली बहिष्कार करना
करना था। ठीक है, उसके बाद बोला उन्होंने, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, सरकार अब लोगों को मारने लगती है, पीटने लगती है इस सब चीज़ों के लिए, तब हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पे व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट था गांधी जी का। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली याद करिए, खिलाफत जो हमने बात की थी, खिलाफत आंदोलन के खिलाफत समिति जो थी बनी थी, उसके हेड थे कौन? शौकत अली। तो उन्होंने और गांधी जी ने मिलकर सबका समर्थन जुटाने की शुरुआत कर दी 1920 से ही। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, असहयोग आंदोलन क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी थी। तो अब क्या होता है, हमने देखा कि सितंबर 1920 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान से सुनिएगा, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें क्या बोला उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे प्रस्ताव रख रहे हैं। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था, लोगों को मनाने की कोशिश की थी। अब चलिए वो अधिवेशन खत्म हो गया। अब आता है दिसंबर कहाँ पे सेशन होता है? नागपुर में। दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जहाँ पे गांधी जी जो थे लोगों को मना लिया, जो भी लोग इससे असहमत थे, जो बोल रहे थे कि नहीं ये जो आंदोलन होगा इससे बहुत लोगों की जानें चली जाएंगी, बहुत लोग हिंसा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको गांधी जी ने उन लोगों को मना लिया, बहुत लोगों की स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये आंदोलन किस तरह से शुरुआत हुआ, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग क्षेत्रों में कैसे फैला। तो अगर हम अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड कर दें, यहाँ से देखिए डिवाइड कर दें, सिर्फ आंदोलन था, तो अगर हम गांवों की बात अलग करें, जो भी विलेज एरिया थे, गांव थे, और शहरों की बात अलग करें, दोनों को हम डिवाइड करके अगर देखें तो अच्छे से समझ में आएगा अलग अलग करके। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि जो ये आंदोलन हुआ वो कैसे शहरों में किस तरह से फैला। तो इसकी शुरुआत होती है जनवरी 1921 से। असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है जनवरी 1921 से, जिसमें बहुत सारे लोग आके भाग लेते हैं। तो शहरों में क्या कंडीशन थी, शहरों में जो भी मध्यम वर्गीय लोग थे उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। ठीक है, कैसे हिस्सा लिया? अब शहर में उन्होंने जाके स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे, शिक्षक थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। सो पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया। वकील जो थे उन्होंने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, क्योंकि बहिष्कार करने की बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक ट्विस्ट आया, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है कि जो गांधी जी ने बोला था कि जो भी विधान परिषद का इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन में हम लोग भाग नहीं लेंगे, इलेक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो एक मद्रास था, मद्रास में एक पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी जो थी ये गैर ब्राह्मणों से बनी हुई थी, मतलब उसमें ज़्यादातर पहले क्या पार्टी थी उस टाइम पे, वो ब्राह्मण से बनी हुई थी। तो ये क्योंकि गैर ब्राह्मण ये पार्टी थी, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर हम ये विधान परिषद का इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो हमको वो अधिकार नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, हम लोग उस काउंसिल में, उस परिषद में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हमको अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो ये तो क्या होगा कि ब्राह्मण फिर से हमसे आगे रह जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण शुरुआत से ही हमारे यहाँ ये प्रथा चली आ रही है कि ब्राह्मण आगे रहते हैं, तो ब्राह्मण हमसे आगे हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जो भी विधान परिषद का चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इसमें मद्रास की जस्टिस पार्टी ने क्या किया था, भाग लिया था। इसके अलावा जो और बाकी पार्टी थी उन्होंने जो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हमने देख लिया कि स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, और क्या हुआ, इसके अलावा जो भी विदेशी सामान थे, विदेशी कपड़े थे, उनकी होली जला दी गई। विदेशी शराब की जो दुकान थी उसको पिकेटिंग का मतलब हो गया कि लोगों को अब वहाँ जाने नहीं दे रहा। जैसे शॉप है, शॉप के बाहर यहाँ पे ब्लॉकेट कर दिया, तो यहाँ पे लोग अब जा नहीं पाएंगे, क्योंकि शराब के लिए तो भाई उनको तो रोकना ही पड़ेगा, वो खुद से तो रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई, बाकी चीज़ें जो भी सारी दुकानें थी अलग अलग चीज़ों की, उनको बहिष्कार किया जाने लगा। तो क्या कंडीशन हुई, 1921 में शुरुआत की गई इस आंदोलन की। ठीक है, 1921 में लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया, 1922 आ गया। ठीक है, 1921 से 1922, अब इस एक साल के दौरान में हमने क्या देखने को मिलता है कि जो पहले विदेश से सामान आता था, जो बाहर से सामान आता था, उसका जो आयात था वो कितना हो गया, आधा हो गया। 1/2 हो गया, आधा हो गया, क्योंकि अब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा सामान बाहर से आके। तो एक तरह से अगर उसका कैलकुलेट करें, डेटा निकालें, तो पहले 102 करोड़ का जो सामान आता था, अब कितना हो गया, 57 करोड़।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से घाटा हुआ था जो भी बाहर से सामान आयात होके आता था, जिसकी वजह से जो भी विदेशी जो व्यापारी लोग थे जो विदेशी चीज़ों का व्यापार करते थे, तो उन लोगों ने अब यहाँ लोकल चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब जब एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर लोग विदेशी सामान नहीं पहनेंगे, ठीक है, अगर हम बात करें विदेशी कपड़े थे, ठीक है, विदेशी कपड़े अगर लोग नहीं पहनेंगे तो वो कपड़े तो पहनेंगे ना, तो क्या करेंगे वो लोग, इंडियन जो कपड़े थे, स्थानीय कपड़े थे, उसको पहनेंगे। विदेशी खाना नहीं खाएंगे, विदेशी बाहर की जो चीज़ें आ रही हैं उसको नहीं खाएंगे, तो घर का खाएंगे। तो भारतीय जो भी मील थे, कपड़े की मिलें थी, भारतीय जो भी उत्पादन था वो क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, इंडिया की भी जो भी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अब बात करें कि इसका असर कब तक रहा, तो इसका असर बेटा धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। कुछ उसके रीज़न थे, कारण थे। क्या कारण थे? सो पहला कारण अगर हम लोग लें कि इन्हीं कपड़ों का लेते हैं, तो विदेशी कपड़े बहुत सस्ते होते थे, ठीक है, बहुत सस्ते होते थे, लोग जो गरीब होते थे वो भी उसे खरीद सकते थे। लेकिन अब जब ये खादी की बात करें, यहाँ पे खादी जो आया, लोग यहाँ पे खादी का कपड़ा इंडिया में बनता था, तो खादी पहनना लोगों ने शुरू किया, तो वो बहुत महंगा था, उसको गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि भाई बहिष्कार हो रहा था तो खादी ही पहनना पड़ेगा, तो लोग खादी नहीं पहन पा रहे थे जो गरीब लोग थे। तो उन्होंने वापस क्या कर दिया, वो वापस से अब जो भी विदेश के कपड़े थे उनको पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से बहुत लंबे समय तक जो गरीब लोग थे इस आंदोलन को लेकर नहीं चल पाए थे। चलिए, एक रीज़न तो ये हो गया, एक कारण। दूसरा रीज़न क्या हुआ? दूसरा रीज़न ये हुआ कि अगर हम बात करें विद्यार्थी की, अगर हम बात करें टीचर्स की, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो भाई दूसरा स्कूल तो होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, वो तो अपनी पढ़ाई छोड़कर वो बैठ थोड़ी सकता है। एक साल चलिए बैठ गया, लेकिन अब उसको अगले साल पढ़ने के लिए कोई दूसरा संस्थान चाहिए। तो अब ऐसा कोई संस्थान इंडिया में नहीं था उस टाइम पे जो इंडिया का अपना हो, तो जो स्टूडेंट थे वो वापस कहाँ पे आ गए, जो भी सरकारी स्कूल थे, सरकारी संस्थान थे। सेम यही चीज़ किसके साथ हुई, जो भी अध्यापक थे वो भी वापस से उन्होंने आके रीज्वाइन कर लिया, जो भी उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। ऐसी ही कंडीशन हमको देखने को मिलती है वकील वाले केस में ही, जो वकील थे वो दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि शहर में कैसे ये आंदोलन शुरुआत में तो बहुत उछाल मार के बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो स्पीड थी वो बहुत ही कम होती गई और धीरे धीरे गायब से ही हो गई, ठीक है। सो ये तो हो गई शहर की बात। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं ग्रामीण इलाकों में, जो गांव वाले एरिया थे, इनमें क्या होता है, ठीक है। सो ये आंदोलन जो था शहरों में बढ़ा, शहरों से बढ़कर धीरे धीरे वो गांव की तरफ भी बढ़ने लगा। अब गांव के लोग भी इसमें आने लगे। तो इसमें एक बाबा थे, सन्यासी बाबा रामचंद्र, ठीक है। ये इन्होंने किसान का नेतृत्व किया, जो भी किसान आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व किया। वो क्या थे, वो एक फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर मतलब ऐसे मजदूर होते थे जिनको बहुत दूर दूर द्वीप पे लेके जाया जाता था, एंड द्वीप पे वो काम करते थे, प्लांटेशन का काम करते थे, ठीक है। एंड प्लांटेशन का काम करते थे, उनको कुछ टाइम के लिए लेके जाया जाता था। तो ये फिजी आइलैंड पे गए थे, फिजी द्वीप पे गए थे, वहाँ से ये लौट के फिर कहाँ आए थे, इंडिया आए थे, भारत आए थे। जब ये भारत आए तो इन्होंने किसान आंदोलन को क्या किया, नेतृत्व किया था। तो किसान आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन यहाँ पे देखिए बेटा, ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्टली नहीं था। ये आंदोलन तालुकदार और जमींदार के खिलाफ था, क्योंकि किसान को अंग्रेज से क्या प्रॉब्लम होगी, किसान को तो इन जमींदारों से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको फेस करना पड़ता है ना। तो क्या ये लोग क्या करते थे, किसान से बहुत ज़्यादा कर ले रहे थे, ठीक है, और किसानों से ज़बरदस्ती बेगार करवा रहे थे। बेगार क्या होती है, तो किसान लोग अगर जिसके पास ज़मीनें नहीं होती थी, तो ये लोग जो बड़े बड़े से ज़मींदार होते थे, किसानों से ज़बरदस्ती अपने ज़मीन पे काम करवाते थे और उसका उनको पैसे भी नहीं देते थे। तो बेगारी करवा रहे एक तरह से। तो यही बेगार वाली सिस्टम था, ज़्यादा कर लेने वाला सिस्टम था। तो जिसकी वजह से जो किसान थे, किसान ने डिमांड की कि हमारा जो लगान है उसको कम किया जाए, बेगारी को ख़त्म किया जाए, और जो भी ये जमींदार हैं इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, इनको समाज से ही निकाल दिया जाए, ठीक है। और इसी के चलते बहुत सारे जगहों पे नाई धोबी की सुविधा लगाई दी। सो नाई धोबी क्या होती है? नाई धोबी यहाँ पे एक तरह से आंदोलन चलाया इन लोगों ने। ये आंदोलन इस तरह से था कि जो भी बड़े बड़े से जमींदार होंगे, ठीक है, जमींदार होंगे या फिर अगर आप बोल लीजिए पट्टेदार हैं, तो इनको हम लोग नाई धोबी की सुविधा नहीं देंगे। मतलब अगर आप कोई भी होगा जमींदार, बाल कटवाने जाएगा, ठीक है, कपड़े धुलवाने होंगे, तो ये सारी सुविधा उनको नहीं मिलेगी, जो भी सामाजिक सुविधा मिलती है। तो ये नाई धोबी बंद का ऐसा इस तरह का इन्होंने आंदोलन चलाया था, सारे गाँव में चला था उस टाइम पे, ठीक है।
तो इसी टाइम पे 1920 में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं हर जगह, अवध के सारे गाँव का, अवध ये लखनऊ का जो एरिया है पूरा उसको अवध बोलते हैं। तो अवध के बहुत सारे गाँव में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो वहीं पे वो बाबा रामचंद्र से भी मिलते हैं। तो बाबा रामचंद्र जो किसान आंदोलन पहले से वहाँ पे चल रहा था, उसके साथ कौन मिल गए अब? जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने मिलकर किसका गठन किया? अवध किसान सभा। देखिए यहाँ पे पहले से चल रहा था किसान आंदोलन, अब जवाहरलाल नेहरू आ गए, उन्होंने बना दिया अवध किसान सभा। और धीरे धीरे ये अवध किसान सभा की बात इतनी फैल गई थी, इसकी 300 से ज़्यादा शाखाएं बन के निकल के आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गई 1920 की बात। तो जैसे ही 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, ये किसान भी अब निकल पड़ते हैं, और ये भी आंदोलन शुरू कर देते हैं। बट इनका आंदोलन करने का तरीका जो था थोड़ा गलत था, जिसकी वजह से कांग्रेस इनसे खुश नहीं थी। क्या तरीका गलत था? क्योंकि ये लोग हिंसा को फॉलो कर रहे थे। ये लोग जो ताल्लुकदार और व्यापारी के मकान थे उस पे जाके टूट पड़े, लूटपाट करने लगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जाके मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इससे जो कांग्रेस थी, गांधी जी थे, वो खुश नहीं थे। ठीक है, तो गांधी जी को और सारे लोगों को इससे खुशी नहीं, उनको लगा कि भाई हम लोग नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग इस तरह से जाके गलत तरीके से इस चीज़ों को कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा गांव में मूवमेंट हुए, गांव में आंदोलन हुआ। अब गांव में एक सेक्शन और भी था। एक तो हो गए जो गांव में मेन स्ट्रीम में लोग रह रहे थे, वहाँ के किसान। अब दूसरा, गांव में और भी लोग रहते हैं जो भी जनजातीय लोग होते हैं, वो भी रहते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। तो वो लोग जो थे उन्होंने भी एक तरह से आंदोलन में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में कुछ लोग रहते थे, कुछ आदिवासी रहते थे, जिनमें गोरिल्ला आंदोलन फैला। ठीक है, गोरिल्ला आंदोलन फैला 1920 के टाइम पे। इनका गोरिल्ला आंदोलन का क्या मतलब होता था? गोरिल्ला आंदोलन मतलब होता था कि अगर ये लोग 50 हैं एंड सामने से 1000 लोग आ रहे हैं तो ये लोग छुप जाते थे। ठीक है, छुप कर पेड़ के पीछे छुप गए, कहीं जाके छुप गए एंड चुपके आके क्या करते थे? अटैक करते थे, देन मार के फिर छुप जाते थे। तो इस तरह का जो अटैक होता था ये गोरिल्ला आंदोलन होता था। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्यों गोरिल्ला आंदोलन शुरू किया था? इन्होंने इसलिए गोरिल्ला आंदोलन शुरू किया था क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार आई थी इनको जंगलों में जाने से रोक रही थी, इनको मना कर रही थी कि ये जंगलों में जाके लकड़ी नहीं ला सकते हैं, फल नहीं ला सकते हैं। तो बेसिकली इनकी जो रोजी रोटी थी उसको छीन रही थी जो भी अंग्रेजी सरकार थी। ठीक है, इनको लग रहा था कि इनका हक है, इनका परंपरागत अधिकार है जो इनसे छीन रहा है। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन था कि इनसे भी सरकार क्या करवा रही थी? बेगारी करवा रही थी। इनको जबरदस्ती पकड़ के लेके जाकर सड़क बनवा रही थी, रेलवे बनवा रही थी। सो रेलवे बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए लोग चाहिए, तो इन्हीं को लेके जा रही थी। तो ये रीजन था जिसकी वजह से ये लोग भड़के, इनमें गुस्सा भड़का। ठीक है, तो इसमें अब एक नेता कौन आते हैं? अलूरी सीताराम राजू। ये जो थे ये इन्हीं आदिवासी में से एक थे। ये बोलते थे कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं कुछ भी अनुमान लगा सकता हूँ, खगोलीय अनुमान। ठीक है, ये बोलते थे मैं लोगों को स्वस्थ कर सकता हूँ, और ये अपने आप को इस तरह से दावा करते थे कि मुझे अगर गोली भी लग जाएगी तो मैं उससे बच सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे इनका एक दावा था, तो लोगों का विश्वास भी इन पर था। लोग बोलते थे कि ये भगवान के अवतार हैं। तो इनका कुछ इस तरह से था। तो अलूरी सीताराम राजू की अगर बात करूं तो ये महात्मा गांधी को बहुत फॉलो करते थे, महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। इनको असहयोग आंदोलन पसंद आ रहा था, जिस तरह से गांधी जी बोल रहे थे कि खादी पहनो, शराब छोड़ दो, और साथ ही साथ जो भी विदेशी सामान है उसका इस्तेमाल मत करो। तो ये हर चीज़ को तो एक तरह से गांधी जी की बात को मान रहे थे, लेकिन एक चीज़ नहीं मान रहे थे। वो क्या थी? अहिंसा। गांधी जी ने क्या बोला था? हम लोग अहिंसा को फॉलो करेंगे, हम लोग नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर हमको आज़ाद होना है तो हमको बल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए जो भी गुडेम पहाड़ियों के लोग थे जो गोरिल्ला आंदोलन करते थे, इन्होंने जाकर जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, पुलिस थानों पर जाके हमला किया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। तो इन्होंने भी हिंसा का प्रयोग किया। और लास्ट में क्या हुआ? राजू भाई जो थे, जो भी अलूरी सीताराम राजू थे, उनको 1924 में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। लेकिन बाद में राजू को बहुत सारी कहानियों में याद रखा जाता था वहाँ के लोग, क्योंकि एक तरह से हीरो बन के आए थे वो। ठीक है,
अब तीसरी अगर हम बात करें बागानों की, ये आखिरी सेक्शन है कि बागान जो होते थे जहाँ पे प्लांटेशन होती थी तो वहाँ पे मजदूरों को पकड़ पकड़ के लेके जाके उनसे मजदूरी करवाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से असम में जो मजदूर होते थे उनको, अब जब गांधी जी ने ये आंदोलन की शुरुआत की तो उनको लगा कि अब वो लोग अपने घर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1859 में एक आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था जिसके तहत ये लोग बागान छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं, इनको छोड़ के जाने के लिए इजाज़त लेनी होगी, जो इजाज़त इनको जल्दी मिलती नहीं थी, ठीक है। तो इससे ये तंग आ चुके थे, इनको एक जगह पे ऐसे बंद करके रख दिया गया था, काम करवाया जा रहा था। तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो इनको लगता है कि अब हम बागान छोड़कर अपने अपने घर को जा सकते हैं, अब गांधी राज आ रहा है, गांधी जी सब संभाल लेंगे, हम चाहे जो भी करें, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग निकल पड़ते हैं, जो भी बागान होते हैं, मजदूर जो होते हैं बागान छोड़ के निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है, ये निकल तो पड़ते हैं अपने घर के लिए, बट घर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि रास्ते में इनको पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि रेलवे बंद था, सब लोगों ने हर चीज़ तो बंद रख दी थी, स्ट्राइक चल रहा था, विदेशी रेलवे बंद था और आने जाने के जो भी साधन हो सकते थे सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से इनको पकड़ लिया जाता है, इनको वापस कहाँ पे लेके आ जाया जाता है, ये जो बागान ये छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 जगह पे हमने समझा, एक तो हो गया कि कैसे शहर में, एक गांव में, और तीसरा जो भी यहाँ पे बागान थे, तीनों में कैसे कैसे ये आंदोलन शुरू होता है एंड ये आंदोलन कैसे धीरे धीरे समय के साथ में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आंदोलन खत्म हो गया धीरे धीरे, अपनी जो भी उसकी मोमेंटम थी वो खत्म हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, लोगों को भी समझ में आ गया कि जैसे ही आदिवासी थे, सबके अलग अलग कारण थे, सबका स्वराज का मतलब अलग अलग था, लोगों का स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग था। लेकिन तब भी जब गांधी जी के नाम का नारा लगता था, स्वतंत्र भारत का नारा लगता था, तो सारे लोग एक तरह से जुड़े हुए थे, भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। सब तुरंत क्या होते थे, अपने घर से निकल पड़ते थे। सबने अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखा, भले ही सबका कारण अलग था, एक किसी को जो भी तालुकदार से उनसे आज़ाद होना था, किसी को ब्रिटिश का जो जंगल वाला राज था उससे आज़ाद होना था, किसी को बागान से छुट्टी चाहिए थी। तो इस तरह से सबके कारण अलग थे, लेकिन ये देखने को मिला कि पूरा देश एक तरह से अगर हम चाहें तो इकट्ठा होकर क्या कर सकता है, एक बड़े लेवल पर आंदोलन कर सकता है। तो इसी के बाद एक नया आंदोलन होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ हो, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।